हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना भारतीय शासन और राजनीति में जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मूल अधिकार जो है वो अपने चल रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने मूल अधिकार भाग 3 जिसमें 12 से लेके 15 तक आर्टिकल्स हमारे हो गए हैं। आज हम आर्टिकल 16, 17 और 18 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आर्टिकल 16 है वो मतलब किससे रिलेटेड है या आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल जो 16 है वो अवसर की समानता की बात करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 15 जो है वो भी जो है वैसे देखें तो समानता से ही रिलेटेड है, बट उसमें कहा गया था कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नागरिक के साथ नहीं करेगा। किसी भी नागरिक के साथ जो है राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से जो अवसर की समानता है, जो आर्टिकल 16 है, उसमें भी यही कहा गया है कि राज्य जो है प्रत्येक नागरिक के साथ को अवसर की समानता देगा, यानी कि जिसमें जितना मतलब करने की जो कैपेसिटी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी मतलब नागरिक जो है जहां तक अपना मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो समानता, वो अवसर जो है वो राज्य के द्वारा नागरिक को दिया जाए। तो यही अवसर की समानता की बात जो है आर्टिकल 16 में की गई है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 16(1), 2, आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4), 5 और 6, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 16(1) और 2। जो आर्टिकल 16(1) और 2 हैं उनमें जो है वही बात की गई है जो कि आर्टिकल 15(1) में कही गई है, यानी कि ये 5 जो शब्द हैं वो सेम है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 तो वही है। बाकी उद्भव और निवास, इसमें मतलब क्वेश्चन भी यही आता है कि आर्टिकल 16(1) में जो है कौन सा शब्द इसमें से नहीं है या कौन सा शब्द इनमें से 15 जो आर्टिकल है उसमें नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है जो पहले 5 शब्द हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 15(1) में भी वही है कि इनके आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16(1) और 2 में भी यही कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा और सबको जो है समान अवसर की समानता उपलब्ध करवाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16(3) की, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 16(3) में राज्य निवास जो है, जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, तो या मूल निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। यानी कि राज्य जो है वो मूल निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण देगा, या जिसमें जैसे कि ये क्वेश्चन ये आता है कि सन ऑफ सॉइल की धारणा किससे जुड़ी हुई है, कौन से आर्टिकल से सन ऑफ सॉइल की अवधारणा संबंधित है। तो सन ऑफ सॉइल भी जिसको हम कह सकते हैं, धरती पुत्र भी कह सकते हैं, और जो है ये क्षेत्रवाद की अवधारणा भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्षेत्रवाद से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 16(3) है, यानी कि मूल निवास के आधार पर राज्य नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 16(4) की, जिसमें कहा गया है कि नौकरियों में जो है सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि 16(4) में कहा गया है कि नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन वही 15(4) जो अपना आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सामाजिक जो आर्टिकल 15(4) है उसमें कहा गया था सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, और यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो है वो नौकरियों में दिया जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। तो हमने आर्टिकल जो है
वो पढ़ लिए। 16(1)(2), 16(3), 16(4). 16(1)(2) में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 16(3) में कहा गया है राज्य निवास स्थानीय मूल निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, यानी कि सन ऑफ सॉइल या धरती पुत्र या क्षेत्रवाद की अवधारणा किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 16(3) से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 16(4) की। तो 16(4) में नौकरियों में जो है वो राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण मतलब दे सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 16(5). 16(5) जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर कुछ पदों में आरक्षण हो सकता है, यानी कि धर्म के आधार पर कुछ पदों में आरक्षण राज्य के द्वारा दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 16(6) की। तो 16(6) जो आर्टिकल है, जो कि 103वां संविधान संशोधन हम लोगों ने पढ़ा है कि 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में से प्रभावी हुआ था, तो उसके द्वारा ये जोड़ा गया था 16(6) आर्टिकल। और इसमें कहा गया था ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इसमें की गई है, यानी कि 16(6) में ईडब्ल्यूएस को 10% नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो हम लोगों ने देखा 16(1), 2, 3, 4, 5 और 6। तो 16 का आर्टिकल अपना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 17 पहले तो मेन जो आर्टिकल है अपना वो देखते हैं। तो 17 में क्या प्रावधान है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित जो है वो अपना आर्टिकल है 17। तो 17 में जो अस्पृश्यता निवारण जो आर्टिकल है उसका संबंध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, या अस्पृश्यता का उन्मूलन जो आर्टिकल है वो कौन सा है, या अस्पृश्यता निवारण आर्टिकल कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 17। अब हम देखेंगे कि कुछ भारत में मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए बनाई गई थी, जिसमें हम देखते हैं ब्रह्म समाज, जैसा कि सब जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए ही बनाई गई एक संस्था थी। अब हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाई गई थी, और आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाई गई थी, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 में बनाई गई थी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका क्रम कई बार ये आ जाता है कि इनकी जो वर्ष दे दिया जाता है और एक तरफ संस्थान दे दिए जाते हैं, तो संस्था का वर्ष के साथ मतलब मिलान करना होता है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, सत्यशोधक समाज 1873, आर्य समाज 1875 और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। और इनके जो संस्थापक हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की जैसा सब जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत सरकार के द्वारा जो अस्पृश्यता निवारण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1955 में भारत सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है वो लाया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि इसमें अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था जो है वो इसमें की गई थी, और इसमें विशेषकर आर्थिक रूप से जो दंड की व्यवस्था है वो इसमें की गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें अस्पृश्यता का जो बढ़ावा देने वाला जो व्यक्ति था उसको आर्थिक रूप से जो है वो दंड की व्यवस्था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में की गई थी। इसमें आर्थिक दंड के रूप में, ये थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे पहला कदम भारत सरकार का यही था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के द्वारा। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 आया था, इसमें ये कहा गया था कि इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आर्थिक दंड के साथ साथ शारीरिक दंड की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि इसमें आर्थिक दंड और शारीरिक दंड दोनों प्रकार की जो है वो दंड का प्रावधान सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति पीड़ित निवारण अधिनियम 1989 का। इसमें यह कहा गया था कि
जो दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार पर कोई भी अस्पृश्यता को सही ठहराता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया कि दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार पर जो भी अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को जो बढ़ावा देगा उसको दंड दिया जाएगा। अगर हम करंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो है ये एक तरीके से अस्पृश्यता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोई भी किसी प्रकार की कोई छुआछूत जैसा कुछ भी मतलब शब्द भी हमें देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स में अपना मतलब वो कर लेते हैं, बट आज के जो समाज है उसमें इस तरीके का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से आज सबके लिए जो है वो एक बहुत अच्छी प्रयास सबका ही रहा है इसमें, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आर्टिकल 18 पर आते हैं। तो आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, जिसमें कि एक तरीके से प्रतिष्ठा की समानता की ही बात की गई है। तो 18(1) जो आर्टिकल है अपना, इसमें कहा गया है कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षा, सेना को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। किस तरीके की उपाधियां दी जा सकती हैं? एक तो शिक्षा से संबंधित उपाधि दी जा सकती है, दूसरा सेना से रिलेटेड जो भी उपाधियां हैं वो दी जा सकती हैं, और इसके अलावा राज्य कोई भी प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि उपाधियों का अंत आर्टिकल 18(1) में कहा गया है कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षा और सेना से को छोड़कर अन्य कोई भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18(2) की। तो आर्टिकल जो 18(2) है उसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो विदेशी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो अपना इंडियन है वो विदेशी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब बात करते हैं 18(3) की। इसमें कहा गया है जो विदेशी है यानी कि जो भारत में कोई भी विदेशी व्यक्ति रह रहा है और वो लाभ या विश्वास के पद पर है, लाभ के पद पर या फिर हम कह सकते हैं विश्वास के पद पर है, तो हम उसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि कोई भी अगर विदेशी नागरिक भारत में रह रहा है तो वो लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18(4) की। तो भारतीय नागरिक भी जो है वो दूसरे देश से अगर कोई उपाधि प्राप्त करता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्राप्त नहीं करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो अपना 18 जो आर्टिकल है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने जो बालाजी राघवन केस 1996 में आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि यह जो है वो शिक्षा, सेना और भारत रत्न जैसी उपाधियां असमानता को बढ़ावा नहीं देती हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो शिक्षा, सेना और भारत रत्न जैसी जो उपाधियां हैं वो तो असमानता को बढ़ावा नहीं देती हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी उपाधियां हैं वो असमानता को बढ़ावा देती हैं। तो इस प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाए, ये बालाजी राघवन केस में कहा गया था। नेक्स्ट कहा गया था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है अगर भारत में लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के जो है वो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, और कोई भी भारतीय जो है वो विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति जो उपाधियों का प्रयोग जो है वो सरनेम के रूप में नहीं करेगा। तो यही सब जो है बालाजी राघवन केस में जो 1996 को हुआ था उसमें कहा गया था। तो हमें ध्यान रखना है बालाजी राघवन केस का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 18 से है। और आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी उपाधियां प्रदान राज्य नहीं करेगा, और भारतीय जो नागरिक है वो विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और यदि कोई भारतीय है और दूसरे देश में है तो वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है दूसरे देश से भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और जो विदेशी नागरिक अपने भारत में रह रहा है और वो भी लाभ के पद पर है या किसी भी विश्वास के पद पर है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उसको कोई उपाधि प्राप्त जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 19, 20, 21 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।